Nanda. Thank you, sir. Motion moved. I now call upon the members whose name have been received for participation in the discussion. List of speakers. Dr. Radha Mohan Das Agrawal. माननीय उपसभापति महोदय, आप डॉक्टर भी हैं, इस बात का आप उसकी विस्तृत जी व्याख्या बच्चों का ही डॉक्टर हूँ जी, इसीलिए कहा ना मैं कि आप इसकी विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं। ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं पहले से नहीं जानता था कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक आ रहा है। अचानक हमारे नेता ने कहा कि इस विषय पर बोलना है। मैं आभारी हूँ फौजिया खान जी का। वैसे भी वो जब भी खड़ी होती हैं तो कुछ न कुछ संवेदनशील विषय लेके ही सदन में आती हैं। मैं उनकी व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा कर सकता हूँ और जैसा अक्सर कहा जाता है कि सही आदमी गलत जगह पर, ये भी कह सकता हूँ। आप भी वैसे ही हो, आपको भी तो मैं कहता हूँ चले आओ इधर। आप भी वैसे ही हो, आपको तो मैं खुला आमंत्रण दे चुका हूँ पिछले बजट में। अब मैं आपको कहूँगा आप भी ऐसे हो तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और वास्तव में सर ऐसे विषयों पर कौन बैठ के सुनेगा और कौन पार्टिसिपेट करेगा अगर वो संवेदनशील नहीं होगा तो। डॉक्टर साहब एक विधेयक लेके आई हैं, ये भी उनकी संवेदनशीलता का परिचय है। और मैं जो चेहरों को देख रहा हूँ वो सब अपने अपने क्षेत्र के संवेदनशील जनप्रतिनिधि ही हैं। उपसभापति महोदय, मैं गोरखपुर में विधायक था, अपने ऊपर घटी हुई एक घटना बता रहा हूँ। एक विद्यालय में एक छोटे से बमुश्किल 3 या 4 साल का बच्चा, जॉन साहब सुनिएगा, 3, 4 या 5 साल का बच्चा होगा, प्ले स्कूल था, उससे थोड़ा सा बड़ा। उसके साथ विद्यालय परिसर में अनाचार हुआ। मैं वहाँ का विधायक भी था और बच्चों का डॉक्टर भी था। पहले दिन तो मैं घटना नहीं जाना, दूसरे दिन अखबारों में यह घटना छपी। छपने के बाद मैं उस परिवार के घर गया। घर जाके मैंने उनके परिवार से मनोज जी मुलाकात की। माँ बाप दोनों जवान, पहला बच्चा था उनका, और वो रो रहे थे। उनके बच्चे के साथ जो हुआ वो तो अलग हुआ था। उन्होंने अपने बच्चे को अधिकार दिलाने का प्रयास किया, उसके अधिकार की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। उसके प्रतिफल में उनके अपने समाज ने जो उनके साथ किया वो एकदम अलग था। पूरा विद्यालय प्रशासन, पूरा समाज पूरी ताकत से उस परिवार के ऊपर लूटा पड़ा था। अब जो होना था हो गया। छोटा बच्चा है, इसको क्या पता क्या हुआ है इसके साथ, ये तो भूल जाएगा। कोर्ट कचहरी मत करो। मैं उनके घर चला गया। मेरे घर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो रहते थे। मैंने कहा कि आपकी क्या इच्छा है, लड़ना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं? माँ बाप ने कहा डॉक्टर साहब हम लड़ना चाहते हैं, हमारी मदद करिए। मैंने एसएसपी के ऊपर दबाव बनाया। मैंने कहा किसी भी हालत में इस मसले पर एफआईआर लिख ही ली जानी चाहिए। एफआईआर लिख ली गई। मैं ये भी नहीं बताऊंगा उसका धर्म क्या था, मजहब क्या था,
विद्यालय का नाम क्या था, और ये भी नहीं बताऊंगा कि उस प्रदेश में सरकार किस पार्टी की थी। मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण, मजहबीकरण, धार्मिकरण नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक सामान्य घटना है और हर जगह होती है। 2-3 दिनों तक उसके समाज का दबाव पुलिस के ऊपर पड़ता रहा, लखनऊ से भी फ़ोन आते रहे और यह हुआ कि मामले को दबा दिया जाए। वो माँ बाप रोज़ मेरे घर आते थे, अपनी पीड़ा बताते थे कि ऐसे ये कहा जा रहा है, ऐसे ये कहा जा रहा है मुकदमा वापस ले लो, कहा जा रहा है किसके पास चले गए, वो तो घोषित है, अब जिस मामले में पड़ जाता है पीछे नहीं हटता। अध्यक्ष महोदय, फिर चूंकि मैं डॉक्टर था, उसको पर्सनली मैं उसको एक ऑफिशियल क्लिनिक में ले गया। एक प्राइवेट डॉक्टर ऐसे केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है। मैं उसको एक सरकारी सिस्टम में ले गया पर्सनली, और सरकारी डॉक्टर से मैंने कहा कि ज़रा इसका स्त्री अंग देखो, क्या सचमुच इसके साथ कुछ हुआ है। उन्होंने स्वयं भी देखा और मुझे भी दिखाया। स्पष्ट रूप से खून का धब्बा दिख रहा था। मैंने एसएसपी को फ़ोन किया और कहा कि सर, कब तक ये कितना जघन्य अपराध जो हुआ, आपके जैसा जघन्य और नीच आदमी कौन होगा। इतने बड़े अपराध को माँ बाप अगर लड़ना चाहते हैं तो आप उनके लिए खड़े नहीं हो रहे, राजनीतिक दबाव के कारण। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में हस्तक्षेप किया है, आपको उस बच्चे का एग्जैक्टली बता रहा हूँ, आपको उस बच्चे का मेडिकल जांच कराने का अधिकार नहीं है। अच्छा हुआ जो आप एक सरकारी अस्पताल में कराए हैं। आप अगर पेशे से डॉक्टर थे और स्वयं अपने घर पे कर लिए होते तो अब तक मैंने आपको एफआईआर आपके खिलाफ कर दिया होता। और उसके बाद उपसभापति महोदय, दबाव बढ़ता गया। 5-6 दिन बाद उसके माता पिता मेरे घर आए, रोने लगे और रोकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, अब हमारे ऊपर जितना दबाव पड़ रहा है हम इस कार्यवाही को आगे नहीं ले जा सकते। और उन्होंने लिख करके एसएसपी को दे दिया कि कृपया इस संदर्भ में, क्रिमिनल कोर्ट है, प्रोसीजर चला हो गया, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैं क्यों कह रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण विषय फौजिया जी लाई हैं, लेकिन हम अगर सोचते हैं कि इसका समाधान सिर्फ कानून से हो जाएगा तो यह असंभव है। इस अपराध पर रोक सिर्फ पुलिस कर लेगी, देश की न्याय व्यवस्था कर लेगी, कोर्टें सजा दे देंगी और अपराध पर डर के मारे नियंत्रण हो जाएगा। ऐसा सोचना इस पूरे मुद्दे का बहुत अल्पीकरण करना है। आप जितने भी देशों के आंकड़े निकालिएगा, ये कोई भारत में होने वाला अकेला अपराध नहीं है, पूरी दुनिया में ये अपराध होते हैं। कुछ देशों में अधिक केसेस सामने आते हैं, कुछ देशों में सोशल टैब्यूज़ के नाते, आर्थिक पिछड़ेपन के नाते, शैक्षणिक पिछड़ेपन के नाते, डर के नाते, दुनिया क्या कहेगी और बच्चे के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो इन केसेस को अंदर ही अंदर परिवार घुट के रह जाता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाता। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज जितना घर के अंदर होता है, जितना परिवार और नात रिश्तेदार के अंदर होता है, हमारे दोस्तों के साथ, दोस्तों के हमारे बहुत नज़दीकी संबंध से होता है, गांव के परिवेश में होता है, उतना बाहर नहीं होता। अब ये सारे सेक्सुअल अब्यूज़ आप चाहे पॉक्सो बना लीजिए 12 में
चाहे 19 में उसको दूसरा स्वरूप दे दीजिए। बहुत बार तो बच्चे जान भी नहीं पाते हैं कि उनके साथ कुछ हुआ है। कंसेंट फंसेंट तो बहुत दूर की बात है, उनके समझ में भी नहीं आता कि जो मेरे साथ हुआ वो क्या हुआ, जब तक कि वो घटना बार बार रिपीट नहीं होती है। और ये जो बार बार रिपीट होने की घटना है वो तो सिर्फ घर में ही हो भी सकती है, परिवार और नात रिश्तेदार उनके बीच में ही हो सकती है। मैं किसी रिश्तेदार का नाम लेकर के किसी रिश्ते विशेष को अपमानित नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सच यही है कि घर को ही आग लग गई, घर के अंदर का ये खेल है। तो मैं तो समझता था कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर अगर कोई विधेयक लाया जाने का प्रयास हो रहा है तो बहुत गंभीरता से इस पर विचार होगा। सरकार भी बहुत सारे काम राजनीतिक दबाव में करती है, जैसे पॉक्सो ही है। हम सब जानते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। जो गंभीर सामाजिक चिंतन होना चाहिए था, जो गंभीर मनोवैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए था, जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं वो सामान्य आदमी नहीं हो सकते। वो मानसिक रूप से इनाल प्रोबेबिलिटी अधिकांशतः, तात्कालिक गर्मी चढ़ गई, कोई अपराध कर दिया तो बात दूसरी है, अन्यथा अधिकांशतः मानसिक रूप से वो डिरेल होते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य के जांच की कोई व्यवस्था नहीं। जान साहब, बड़ी संख्या में, थोड़ा सा आपको अचकचा लगेगा, इस देश की सबसे बड़ी संख्या इस देश के प्रभुत्व वर्ग में बैठे हुए लोगों का मानसिक रोग है, और धीमे धीमे वो वहीं से होता होता नीचे चलता चला आता है। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम पढ़ा तो देते हैं, एमए करा देते हैं, बीए करा देते हैं, एमएससी करा देते हैं, बीएससी करा देते हैं। कभी हमने किसी छात्र का साइको एनालिसिस कराने की चेष्टा किया? कोई सिस्टम नहीं। हम नौकरियों के लिए इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, परीक्षाएं ले लेते हैं, इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, इंटरव्यूज़ में परीक्षा संबंधित बातें कर लेते हैं। कभी हमने शिक्षक को रखते समय यह जानने की कोशिश की कि यह शिक्षक मानसिक रूप से कितना परिपक्व और कितना अस्थायी है या नहीं है? कतई प्रयास नहीं करते। जब तक, थोड़ी मेरी हिंदी है आपको मोहम्मद साहब, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, या मैं आपको बता रहा हूं उपसभापति महोदय, हमें अपने संपूर्ण व्यवस्था में दुनिया भर के बीमारियों का हम इलाज करते हैं, जांच करते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन इस पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति में, इस पूरी की पूरी सर्विस सिस्टम में, चाहे वो प्राइवेट सर्विस हो चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, कहीं उसके मूल्यांकन का कोई प्रक्रिया है ही नहीं। हम किसी कुर्सी पर बैठे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं तो हम अच्छे हैं। हम किसी चीज़ को गलत समझ रहे हैं, इसलिए कुर्सी की मांग के अनुरूप वो रिजल्ट पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम बुरे हैं। आज के इस युग में हर आदमी धीमे धीमे मानसिक रूप से असामान्य होता चला जा रहा है। मैं राज्यसभा की चर्चा नहीं कर सकता, नहीं तो कोई प्रिविलेज मोशन दे देगा मुझको। सच यह है कि यहाँ की भी जांच हो जानी चाहिए। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, हंसी और मजाक में रहने लायक नहीं कह रहा हूँ। आप बोलिए। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, अब एक बच्चे को अगर हमने एक सीमा से अधिक पुचकार दिया, वो भी पॉस्को है। हमने उसके नग्न हिस्से को खोल के देख लिया, वो भी पॉस्को है।
हमने अपना नग्न हिस्सा उसको दिखा दिया, वो भी पास्को है। अब प्रश्न ये है कि अगर इतने छोटे छोटे अपराध हुए हैं, ये सिद्ध कैसे होगा? इसका एविडेंस कहाँ मिलेगा? मैं जिस केस में एविडेंस पाया, उस बच्ची के स्त्री अंग में खून का धब्बा, वहाँ तो मैं कुछ करवा ही नहीं पाया। जहाँ कोई एविडेंस नहीं है, मॉडलिंग के नाम पर, एग्जीबिशनिज्म के नाम पर, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मेल और फीमेल ऑर्गन्स के नाम पर, वहाँ हम किस प्रकार की कार्रवाई करने वाले हैं? कौन सा प्राविधान कर देंगे जिसमें एक बच्चा कहेगा कि नहीं, इसने मेरे अंग को छुआ था? क्या हम हर घर में सीसीटीवी लगा देंगे? हर बच्चे के बेडरूम में सीसीटीवी लग जाएगी? स्कूल के हर कमरे में सीसीटीवी लग जाएगा? खांची भर के तो स्कूल हमने कबाड़ की तरह खोले हुए हैं, जिसको देखो वही 3 कमरे में स्कूल खोल के खड़ा हो जाता है की पढ़ाई करा लेता है। ये किसी एक प्रांत और किसी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, किसी एक सत्ता विशेष से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बच्चा अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएगा, वहाँ हो जाएगा, वहाँ सीसीटीवी लेके जाएंगे। बच्चे को आप हॉस्टल में रखेंगे, वहाँ हो जाएगा, वहाँ सीसीटीवी लेके जाएंगे। घर में आप ट्यूशन लगा देंगे, ट्यूशन लगाने वाला पढ़ाते पढ़ाते क्या कुकर्म कर देगा, वहाँ सीसीटीवी लगा देंगे। कार्य क्षेत्र में जहाँ कहीं ऐसा कोई अनाचरण हो जाएगा, कहाँ कहाँ लगा देंगे। इसीलिए कानून के माध्यम से अध्यक्ष सभापति महोदय, आंकड़े तो बहुत साफ हैं। मैडम की चिंता इसलिए भी ज़्यादा होगी क्योंकि ये आंकड़े देश में सबसे खराब महाराष्ट्र में हैं। मैं इसको मानता हूँ। कोई भी चिंता जब पैदा होती है तो स्थानीय परिस्थितियों की उपज होती है। जो आंकड़े हम लोगों के पास मैं देख पाया हूँ, 1 लाख बच्चों में 22,172 बच्चों के साथ, अब कल्पना करिए ये कितना परसेंटेज है। 1 लाख बच्चों में, ये सब डाटा है, आप कहेंगे तो मैं जमा कर दूंगा। 1 लाख बच्चों में 22,172 बच्चों के साथ 2020 में इस प्रकार की विभिन्न घटनाएं भारत में रिपोर्ट की गई। अब इसको फिर से ध्यान करिएगा, मैं कह रहा हूं भारत में रिपोर्ट की गई, यानी जैसे बर्फ़ हम पानी में डाल देते हैं, उसका ऊपर वाला टिप दिखता है, नीचे शेष हिस्सा पानी में होता है। ये रिपोर्टें टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। जो हमें रिपोर्ट दिख रही है 1 लाख में 22,000, 20%, और ये 20% भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यानी अगर हम गहराई में जाएंगे, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं बचेगा जिसके साथ इस प्रकार के अनाचार न हो रहे हो। वो जान न सके बात दूसरी है, वो कह न सके बात दूसरी है, वो कह दे माता पिता समाज के डर से उसे छिपा दें इसलिए बात दूसरी है, परिवार के किसी आदमी ने किया है तो कहे किससे, यह बात दूसरी हो सकती है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस बात को। इसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा ने एक स्टडी किया, 2005 से लेकर 2003 के बीच में भारत की बच्चियों को 42% सेक्सुअल अब्यूज का डाटा मिला। भारत सरकार ने स्वयं इसकी जांच कराई, तो जांच कराने पर कुल मिलाकर के 53%, 53% चाइल्ड अब्यूज का डाटा मिला। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 1704 जो रेप के केसेस हुए, उसमें 215 सिर्फ बच्चों के साथ हुए, और हर साल का आंकड़ा अगर हम जोड़ते चले जाएं तो हमें आश्चर्य होगा जान करके, ये आंकड़ा हर साल बढ़ने वाला आंकड़ा है। 2022 में 2021 के मुकाबले 21 में 36,381 केसेस हुए, और 2022 में ये बढ़ करके 38,911 केसेस हो गए। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ किया नहीं, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार ने कुछ किया नहीं है।
मैं उसका यह राजनीतिकरण भी नहीं करूँगा। 2012 में जब पहली बार पास्को आया था तो पूरा देश जानता है कि किसकी सरकार थी यहाँ पर। 2012 में पहली बार पास्को आया था तो इन्हीं लोगों की सरकार थी, इन्होंने भी कानून लाने का काम किया है। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि कानून से अगर चीज़ें नियंत्रित हो जाती तो वास्तव में ये कुछ और स्थिति बनी होती। जो सबसे बड़ी समस्या है सभापति महोदय, हमें लगता है कि उनके साथ एक सेक्स हो गया, उनको पता नहीं, बाल मन बड़ा कमज़ोर होता है। बहुत जो चर्चा कर रही थी फौजिया दी, बाल मन बहुत कमज़ोर होता है और उसके दिल और दिमाग में एक बार कुछ चीज़ें घर कर जाएं तो वो निकलती नहीं है। हम लोग के पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं सभापति महोदय जो दांत चबाते हैं, बाल नोचते हैं, दांत किटकिटाते हैं, रात में पेशाब करते हैं, अकेले में डरते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, माँ के सिवाय किसी के साथ रहना नहीं चाहते। माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड करें। जी प्लीज कंक्लूड करें। मैं आपसे आग्रह करूंगा मैडम, इतना महत्वपूर्ण विषय है। जी मैं समझती हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझसे कहा है कि इस विषय को ठीक से रखिए, तो इसलिए मुझे समय दीजिए, अन्यथा मैं तो निर्देश मानने वाला व्यक्ति हूँ। आप जिस समय कहेंगे मैं उस समय रुक जाऊंगा। तो अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो उन बच्चों के ऊपर, ये जो आज के आपको मानसिक रूप से विकृत दिखते हैं ना, इनमें से भी अधिकांश अपने बचपन में मानसिक रूप से इस प्रकार के अपराधों के शिकार हो चुके होते हैं। उनके मन में भी ये बैठा रहता है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया था, और उनके अंतर्मन की ये भावना जब वो बड़े होते हैं तो उन्हीं चीज़ों का वो बदला लेने के लिए उत्सुक होने लगते हैं। करीब करीब हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन बीमारी होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। सामान्य भाषा में मैं उसको बच्चों की भाषा में बता रहा हूँ। इस प्रकार के अपराध के शिकार बच्चे जो घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं, स्कूलों में पढ़ना छोड़ देते हैं, विद्यालयों में जवाब देना छोड़ देते हैं, एक जगह गुमसुम बैठे रह जाते हैं, कभी आंख से आंख नहीं मिलाते हैं, टीचर कोई काम करके नहीं लाते हैं, पहले से उनका स्कोर घट जाता है, उनकी राइटिंग पहले से और अधिक खराब हो जाती है। यह सारे जो साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, ये वास्तव में कहीं ना कहीं इन्हीं अपराधों के गर्भ से पैदा हुए होते हैं। जो हम लोग के देखने में इधर मानसिक रोग बढ़े हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, छोटे छोटे बच्चों में 11-11, 15-15 साल के बच्चे आज भीषण डिप्रेशन के शिकार होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से बच्चों के ऊपर कंडक्ट, व्यवहार का डिसऑर्डर बहुत जिद्दी हो गया, बहुत छिनैल हो गया, बात बात पर सामान पटक देता है, सड़क पर ज़मीन पर लेट जाता है, किसी की नहीं सुनता है, घर में कोई आता है तो जानबूझ के घर के लोगों के सामने बदतमीजी करता है, स्कूल में मारपीट करता है। इस प्रकार की बीमारियां, या पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, अक्षरों को समझता नहीं है, गणित नहीं समझ पाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये सारी चीज़ें उपसभापति महोदय अगर रची बसी हैं तो इसी के इर्द गिर्द बसी हैं। इसलिए मैं आभार करूंगा माननीय फौजिया जी का। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसके लीगल पक्ष पर आऊंगा क्योंकि लीगली हमने बहुत काम किया है और हमें बताना भी चाहिए। मैंने पहले बता दिया कि 2012 में पास्को आप लोग लेके आए थे, रमेश साहब, तो आपने भी कंट्रीब्यूट किया है इस अपराध के नियंत्रण में। मैं इसको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी सरकार ने भी 2015 में जब वन स्टॉप सेंटर बनाया था, आज देश में करीब करीब 850-900 वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं, जहां आप चले जाएं तो आपकी मेडिकल भी जांच होगी, आपकी साइको एनालिसिस भी होगी, आपका एक्सरे भी होगा, आपको दवा भी मिलेगी, पुलिस भी वहीं आएगी, इन्वेस्टिगेशन अफसर भी वहीं आएगा। सब कुछ एक छत के नीचे। आज के दिन आप अगर घर में नहीं रहना चाहते हैं, कहीं और रहना चाहते हैं, कोई शेल्टर चाहते हैं, कहीं रेफ़र होना चाहते हैं, आज भारत सरकार ने 2015 में 1 अप्रैल में जो वन स्टॉप सेंटर की प्रक्रिया शुरू की थी, तकरीबन
900 केंद्र ऐसे पूरे देश में बने होंगे। ये इन्हीं बातों को लेकर के चल रहे हैं कि ये बच्चे पुलिस थाने में जा कर के, या रेप की शिकार महिलाएं भी पुलिस थाने में जा कर के अपना समाधान कब पाएंगी, उनके समस्याएं पहले से और अधिक बढ़ जाएंगी, ये एक सोच आती है। दूसरी चीज़, सभापति महोदय, बहन जी ने कहा पास्को को लेकर के, बहन जी को बताना चाहिए था कि हमने 6 अगस्त 2019 को पास्को अधिनियम में परिवर्तन कर दिया है। अगर हम यही मान लें कि लीगल कार्यवाहियों से ही ये अपराध रुकने वाले हैं, वो एक अलग विषय है कि मैं मानता हूं कि नहीं रुकेंगे, लेकिन अगर हम ये मानते हैं तो 2012 और 2019 के बीच के पास्को एक्ट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका है। सज़ाएं बदली जा चुकी हैं, सज़ाएं कड़ी हो चुकी हैं, सज़ा देने के समय निर्धारित किए जा चुके हैं। जैसे यदि कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा 16 साल के बच्चे से नीचे का, तो उसको कम से कम 20 साल की सज़ा, या संभव हो तो पूरे जीवन की आजीवन कारावास की सज़ा, उसके स्वाभाविक जीवन के ख़त्म होने तक की सज़ा, और फाइन इसलिए कि जिसके साथ ये अन्याय हुआ है उसका मेडिकल और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन किया जा सके। इसके आगे फिर यदि कोई बहुत एग्रीवेटेड पेनिट्रेटेड, जैसे वो कांड हुआ था दिल्ली में, यदि कोई बहुत एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा तो उसको 20 साल तक सामान्य इम्प्रिजनमेंट की जगह पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। बाकी नेचुरल फाइन इत्यादि तो रहेगा ही रहेगा। यदि कोई किसी बच्चे को या किसी को परसुएट करता है, लालच देता है, प्रलोभन देता है, डराता है, इस उद्देश्य से कि तुम यह सुई लगवा लो जिससे कि वो सेक्सुअल ऑफेंस और आसानी से कंडक्ट किया जा सके, उसके लिए और भी पहले से अधिक स्ट्रिंजेंट कार्रवाई की गई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन, ये जो महाराष्ट्र में केस मिले हैं मैडम, उनमें 50% ऑनलाइन अपराध के मिले हैं, और हमारी सरकार ने ऑनलाइन अपराधों को जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर जो ढेर सारी चीज़ें आजकल दिखाई जा रही हैं, उनको जोड़ते हुए सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी इत्यादि को लेकर भी बहुत कड़े कड़े प्राविधान किए हैं 6 अगस्त को, और 6 अगस्त को प्राविधान किया है, और 16 अगस्त 1919 को नोटिफाई कर दिया है। इसके अतिरिक्त अभी 2022 में हमारी सरकार ने, माननीय सभापति महोदय आपके संज्ञान में, जो मेरी संज्ञान में है, माननीय मंत्री जी उठेंगी तो बहुत कुछ बताएंगे। माननीय न्यायालयों के आदेश रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत हर जिले में एक जुवेनाइल पुलिस यूनिट होनी चाहिए। मैंने केरल में देखी है अपने जो साहब, जब मैं पिछली बार उपचुनाव के प्रचार में गया था तो एक हॉस्पिटल में मैंने केरल में मैं थाने में घुस गया, तो थाने के बगल में एक बच्चों का कमरा अलग से बना हुआ था। वहाँ अलग से एक महिला पोस्टेड थी, एक सब इंस्पेक्टर पोस्टेड था, और बच्चों के खेलने उलने की सब सामग्री वहाँ रखी थी। मैं जो कि प्रत्यक्षदर्शी हूँ तो मुझे स्वीकार भी करना चाहिए इसमें। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं आपके बुरे सिस्टम पर पूरा 2 दिन बोल सकता हूँ, समझे, क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी रहा हूँ, आपके सारे कुकर्म जानता हूँ। लेकिन फिलहाल जो अच्छा है उसको तो मुझे बोलना होगा। जब मैं अच्छा बोलूँगा तभी मुझे बुरा बोलने का अधिकार भी रहेगा। बस, अरे आप मेरे इतने प्रिय हैं, सबको पता है कि सारी जमाई एक और जोरू का भाई एक और, तो स्वाभाविक रूप से हम आपकी प्रशंसा करेंगे, आप हमारी प्रशंसा करेंगे। तो हर जिले में जुवेनाइल पुलिस यूनिट लगाई जाए, एक डिप्टी एसपी स्तर का अधिकारी रखा जाए, साथ में हर थाने में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति हो, और हर जिले में 2 सोशल वर्कर्स अटैच किए जाएं इस पुलिस थाने में। यह प्राविधान भी हमारी सरकार ने
17 अक्टूबर 2022 को किया है। उपसभापति महोदय, ये सब कहने के बाद भी मैं पुनः इस बात पर आता हूँ और फौजिया खान जी से कहता हूँ, बहुत गंभीर समस्या है, गहन विचार की ज़रूरत है। बहुत गहराई के साथ हमें अपनी संपूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में, हमारे सारे परीक्षा प्रणाली में हमने न जाने कितने विकृत लोग इस पूरे प्रक्रिया में पैदा कर दिए हैं, जो कहीं का गुस्सा कहीं उभारते हैं। हमने सेक्स को लेकर इतने टेबूज बना दिए हैं कि बहुत से अतृप्त मन जो अपने आप को पब्लिकली संतुष्ट नहीं कर पाते, लीगली संतुष्ट नहीं कर पाते, इलीगली इन कामों को करने का प्रयास करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि ये छोटे मोटे संविधान थाने में जाए तो ये कर ले तो वो कर ले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हेयर स्प्लिटिंग है। आइए ये सदन मिल करके विचार करें, माननीय मंत्री जी इसमें सहमति दें और हमें एक अच्छा राष्ट्रीय स्तर का कार्यदल नियुक्त करें जो इन विषयों पर बहुत गंभीरता से और नए तरीके से विचार करें। धन्यवाद। धन्यवाद राधा मोहन अग्रवाल जी। जी श्री जयराम रमेश जी। शुक्रिया मैडम वाइस चेयरमैन जी। 19 दिसंबर 2019 को इसी सदन में इसी विषय पर चर्चा हुई थी और तब के चेयरमैन वेंकैया नायडू जी ने एक सांसदों की एक समिति बिठाई थी जिसमें 15 या 16 सांसद शामिल थे और उनको कहा गया कि आप इस विषय पर जो सोशल मीडिया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल एब्यूज़ है, ऑनलाइन सेक्सुअल एब्यूज़, इस पर आप विचार कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए, विश्लेषण कीजिए और मुझे एक रिपोर्ट सौंपिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैडम वाइस चेयरपर्सन। मैं यही कहूँगा कि 25 जनवरी 2020 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट चेयरमैन साहब को पेश की और उस रिपोर्ट का नाम था अलार्मिंग इशू ऑफ पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड सोसाइटी। इसका जिक्र अभी अग्रवाल जी ने भी किया है। मंत्री जी बैठी हुई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस रिपोर्ट को वो मंगाएं, क्योंकि काफ़ी इस पर लंबी चर्चा के बाद ही हमने ये रिपोर्ट तय किया था और इसमें 5 ऐसे हमने महत्व सिफारिशें की थी। पहला, लेजिस्लेटिव चेंज क्या होना चाहिए, जिसका जिक्र अभी अग्रवाल जी ने भी किया कि पॉक्सो 2012 में क्या संशोधन की ज़रूरत है, लेजिस्लेटिव चेंज। दूसरा विषय जो हमने जिस पर सिफारिशें की थी, टेक्नोलॉजिकल मेजर। सिर्फ कानून बदलने से ये विषय ख़त्म नहीं होगा, टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से बढ़ रही है उससे भी हमें निपटना है। तो टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमने कई रिकमेंडेशन दी थी। इंस्टीट्यूशनल मेजर, जो संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की संस्थाएं हैं जो इस विषय से संबंधित है, उसको हम और कैसे मजबूत करें ताकि सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को और मजबूती से हम इसका मुकाबला कर सकें। चौथा, और मैं समझता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सोशल और एजुकेशनल मेजर लेने हैं, सामाजिक और शैक्षिक मेजर जो हमें लेने हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, और क्या क्या हमें पढ़ाने हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाने हैं, उसका भी हमने इसमें जिक्र किया था। और 5वां, स्टेट लेवल, राज्य सरकारों में क्या बदलाव आने की ज़रूरत है। राज्य सरकार के कानून होते हैं, राज्य सरकार की संस्थाएं होती हैं, पदाधिकारी होते हैं जो इस विषय से उनका लेना देना बहुत कुछ होता है, तो और उसको हम कैसे मजबूत करें। तो मैं मंत्री जी से मैं यही कहूँगा कि ये रिपोर्ट सभी पार्टियों के सांसदों ने मिलकर पेश किया था 25 जनवरी 2020 को। इसको आप मंगाइए और जो कुछ और कदम उठाने हैं उसके बाद मैं मानता हूं कि पॉक्सो में कुछ संशोधन आए हैं
पर मैं समझता हूँ ये पॉक्सो से हटकर, ऊपर हटकर हमें और कुछ बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये पहले चेयरमैन साहब ने खुद एक समिति का गठन किया था और मुझे कहा गया था कि आप इस समिति का अध्यक्षता करें, तो मैं चेयरमैन था इस समिति का, और सभी पार्टियों के सभी दलों के सांसदों ने मिलकर यूनानिमस रिपोर्ट हमने दी थी। मंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो रिपोर्ट मांगे और जो कुछ और कदम लेने हैं जो नहीं लिया गया है पिछले 4-5 सालों में, वो उस कदम को लेकर आगे बढ़े। शुक्रिया। धन्यवाद माननीय जयराम रमेश जी। श्री डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। माननीय उपसभापति महोदया, आज हम लोग एक बहुत संवेदनशील विषय के ऊपर जो प्रस्ताव फौजिया जी ने रखा है उस पर यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कि अभी राधा मोहन दास जी ने उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। कुछ एक बिंदु जो जयराम जी ने कहे वो भी विचारणीय थे, परंतु मुझे लगता है यदि हम इस पे व्यापक और खुले मन से विचार करेंगे तो इस प्रस्ताव का औचित्य क्या है और कितना औचित्य नहीं है यह हमें बेहतर समझ में आ जाएगा। इस विषय को अगर हम देखें तो इसमें 2 एस्पेक्ट आते हैं, एक है टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट और दूसरा है जिसमें हम कहते हैं मॉरल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। यानी एक प्रश्न है कि किस प्रकार से हम इस प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, उसके लिए वैधानिकता का आयाम, यानी कैसे रूल्स रेगुलेशंस और टाइट और स्पेसिफिक बनाए जा सकते हैं। परंतु उसी के साथ साथ जैसा अभी जयराम रमेश जी ने कहा कि ये केवल और केवल लीगल एस्पेक्ट पे नहीं हो सकता, इसके साथ एक मानसिकता का आयाम भी है। तो मैं यहां पर आपके माध्यम से सदन के समक्ष पहले इसके वैधानिकता के आयाम को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस संवेदनशीलता के साथ और किस सतर्कता के साथ इस विषय को उठाया है उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उसके बाद हम दूसरे विषय के बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि जो अल्पवयस्क हैं, जो चाइल्ड हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार का अपराध न संभव हो सके, इसके लिए हमारी सरकार ने कई बड़े वैधानिक फैसले लिए हैं, जिसमें एक बहुत क्रूशियल है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2016, फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल 2019। और ये सारे कानून प्रभावी ढंग से लागू हो सकें, इसके लिए भी जो फंक्शनल अरेंजमेंट करने थे, यानी व्यवहारिक व्यवस्थाएं करनी थी, वह भी सरकार ने किया है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, 29 अगस्त 2024 को एक शी बॉक्स लॉन्च किया गया है। दिस इज एन IT प्लेटफॉर्म स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड ऑल्सो ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्किंग प्लेस। इसके साथ साथ एक हेल्पलाइन की व्यवस्था भी सरकार ने की। एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्पलाइन है जो 669 डिस्ट्रिक्ट्स में 669 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशनल है और लगभग सभी यूनियन टेरिटरीज और IT को इसमें हमारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को कवर करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि वैधानिकता के साथ मानसिकता से लड़ना भी एक चुनौती है, इसके लिए मंत्रालय ने, माननीय मंत्री महोदया यहाँ पर उपस्थित हैं, मंत्रालय ने एक कैंपेन चलाया है, दैट इज चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज की चाइल्ड की, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई ऐसा एक लीगल कवर प्रोवाइड कर देंगे कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि साहब यह प्रक्रिया तो एक मैरिज का पार्ट हो गई, तो इस कारण से इसकी आवश्यकता नहीं है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारी सरकार ने आने के बाद जो प्रयास किए हैं, उसमें सबसे पहले जो पास्को एक्ट अमेंडमेंट की बात कही गई, ये एक्ट 2012 में UPA की सरकार लाई, परंतु मोदी जी की सरकार ने आने के बाद
ये आवश्यकता महसूस की कि बदलते वातावरण में इसको और कठोर और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार ने, जिसके विषय में राधा मोहन जी ने अभी बताया भी, कि सेक्शन 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 34, 42, 45 इन एक्ट्स में संशोधन किया, इनको और प्रभावी बनाया ताकि इनके द्वारा सजा भी कड़ी की जा सके और डेथ पेनल्टी तक की बात इसमें की जा सके। सेक्शन 4 और 5 जो प्रपोज अमेंडमेंट था उसमें इस सीमा तक भी दंड का प्रावधान किया गया है कि जिसके द्वारा जिन केसेस में बहुत दुर्दांत अपराध किया गया है वहां पर मृत्यु दंड का प्रावधान भी किया जाए। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह थी, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 ऑफ द पास्को एक्ट 2012 was also amended to address the menace of the child pornography, क्योंकि ये एक ऐसी चीज जिसका अभी उल्लेख कर रहे थे अग्रवाल साहब, ये एक ऐसी चीज है जिसने पिछले 12-15 वर्षों में ज्यादा भयानक और गंभीर रूप धारण किया है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे पूर्व का जो एक्ट था उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। तो जब ये एक्ट आया तो हमारी सरकार ने उसकी एक प्रॉपर सटीक डेफिनेशन की ताकि उसको सही ढंग से डिफाइन किया जा सके और उसके द्वारा अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बचने का कोई रास्ता न मिल सके। तो जो डेफिनेशन की गई है वो मैं बताना चाहता हूं, एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड विच इंक्लूड्स द फोटोग्राफी, वीडियो, डिजिटल, इवन कंप्यूटर जनरेटेड इमेज is indistinguishable from the actual child। इसके साथ आगे उसमें ऐड किया गया एडिशनली एन इमेज क्रिएटेड, adapted, modified to depict a child would also be treated as child pornography। ये जो एक्ट में ये प्रावधान किया गया है सभापति महोदय, ये और भी प्रभावी बनाने के लिए था, क्योंकि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आ रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि किसी का भी चेहरा लगाकर किसी भी प्रकार की एक दूसरा किसी के बारे में एक छवि खराब करने और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की व्यवस्था की जा सकती है। तो उसके लिए भी और इसमें आगे व्यवस्था ये की गई, दिस वुड ऑल्सो इंक्लूड द कार्टून्स, एनिमेटेड पिक्चर्स एंड अदर्स। अर्थात ये एक प्रभावी और व्यापक परिभाषा चाइल्ड पोर्नोग्राफी की इसमें करने का यह प्रयास किया गया ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी लूपहोल का फायदा व्यक्ति ना उठा सके। परंतु मैं यहां कहना चाहूंगा सर, जब हम कानूनी दृष्टि से एक दौर में इसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं कहीं पर हमें बिल्कुल ईमानदारी से विचार करना होगा कि हम कहीं कानूनी कवर देकर तो कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं उन चीजों को छुपाने का। इस संदर्भ में उदाहरण देना चाहूंगा, 14 जून 2013 को केरल की सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि जो भारत में मैरिज की एज लड़कियों की 18 साल है उसके नीचे की भी मैरिज को अनुमति प्रदान कर दी जाए। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के आदेश को पारित करना, क्या चाइल्ड के सेक्सुअल अब्यूज को कानूनी जामा पहनाना है या नहीं? फिर भारी विरोध हुआ महोदय। उस समय यूडीएफ की सरकार थी, वर्तमान एलडीएफ की सरकार नहीं थी, मगर भारी विरोध हुआ। तो फिर 27 जून 2014 को उन्होंने अमेंडमेंट किया। और क्या अमेंडमेंट किया, मैं सभापति महोदय ध्यान में रखा, वो कहते हैं ये 28 जून 2014 से पहले के जो विवाह हैं उनको करेगा, आगे नहीं लागू होगा। मैं यहां कहना चाहूंगा ईमानदारी से इस पे विचार करिए। आप वोट बैंक के तुष्टीकरण के आधार के ऊपर चलते हुए अगर एक नजरिए से कानूनी जामा पहनाने का प्रयास करेंगे बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल अब्यूज को, आप कहेंगे कि साहब मैंने इसको मैरिज का रूप दे दिया, तो यह सर्वथा गलत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इस विषय पे विचार करना है तो ईमानदारी से विचार करना चाहिए। यहां मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं हमारे यहां ऐसी तमाम समाचार आए जिसमें एक का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हैदराबाद में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को विदेश से लोग आते हैं और टेक्निकली मैरिज करके प्रैक्टिकली उन्हें खरीद कर ले जाया जाता है सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए। यह मैं घटना बताना चाहता हूं कि एक
घटना है, ये भी 2013 की घटना है, 2014 की घटना है कि हैदराबाद में क्लास 8 की बच्ची है जिसका नाम है नूरजहां। वो स्कूल आती है, अचानक कुछ दिन के बाद वो आना बंद कर देती है। उसके साथी लोग पूछने का प्रयास करते हैं कि वो कहां गई, क्या हुआ, तो पता चलता है कि उसकी शादी कर दी गई है और शादी जिससे की गई है वो 65 साल के व्यक्ति हैं। अब सुनिए इसके बाद, परंतु मुझे इस बात के ऊपर let him complete then. ये ऑफिशियल केस है, ये ओपन हो चुका है, ठीक है। यदि इसमें सभापति जी यदि इस विषय पे आपत्ति है तो नाम को डिलीट कर दिया जाए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यदि ईमानदारी से दिल की इच्छा है इन चीजों से लड़ने की तो आइए और इसके खिलाफ भी आवाज उठाइए। फिर मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, एक और बच्ची है, उसका केस आता है जनवरी 2014 में हैदराबाद के संतोष नगर थाने में, और इतनी आश्चर्यजनक बात उठ के उभर के सामने आती है कि एक 16-17 साल की बच्ची आकर शिकायत करती है। किस बात की शिकायत करती है सभापति महोदय, पूरे सदन का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उसकी 5वीं शादी की जा रही है। 16-17 साल की आयु में उसकी 5वीं शादी की जा रही है। यह शादी के नाम के ऊपर अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को, और वह यह भी विवरण देती है कि इसमें कितने पैसे का लेन देन हुआ है। अगर सेक्सुअल अब्यूज की बात करनी है चाइल्ड के लिए तो मेरा मानना है पूरे ओपन माइंड से बात करिए और पूरी ईमानदारी से बात करिए, तो मेरे विचार से दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि यदि मानसिकता से लड़ना है तो मानसिकता के ऊपर कोई राजनीति की संभावना नहीं होनी चाहिए, मानसिकता बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए। और यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं सर अभी बता, अब मैं ये भी बताना चाहता हूं हमारी सरकार ने इस पे कितनी संवेदनशीलता से काम किया है। हमारी सरकार ने चाइल्ड एब्यूज को रोकने के लिए 3500 केसों के मामले में इंटरपोल की मदद ली है। यह दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार ने सिर्फ देश की सीमा ही में नहीं, अगर सीमा के बाहर जाकर भी कहीं चाइल्ड के साथ एब्यूज हो रहा है उसको भी लड़ने का संकल्प, क्षमता और दृढ़ता दिखाई। इसलिए सभापति महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम इस विषय पर ईमानदारी से बात करें, आज भी यदि हमारे प्रतिपक्षी पूछना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत के कानून में आज भी विधान यह नहीं है कि 9, 10 या 11, 12 साल की बच्ची से विवाह किया जा सकता है? क्यों नहीं खड़े होते उसके विरुद्ध? आज मैं आह्वान करना चाहता हूं कि पूरे सदन को इस विषय के ऊपर मानवीय संवेदना को ध्यान में रखकर आगे खड़े होना चाहिए, ना कि राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर। यदि हम यह करेंगे तभी हम ईमानदारी से यह कह सकते हैं कि हम चाइल्ड अब्यूज की वैधानिकता और मानसिकता दोनों पे हम कंट्रोल रख सकेंगे, so that we will be able to control these things both legally and also the morally। अब यहां पर मैं एक विषय और भी यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जिस प्रकार का विचार मैं मानसिकता को लेकर कहना चाहता हूं, 2014 में हमारी सरकार आई, आप याद करिए उस समय हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, समाज का कौन सा सेक्शन था जो उठ के खड़ा हो गया था कि साहब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर हमला है और ये तो जिसको स्वतंत्रता हो वो देखना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है कि इसी प्रकार की चीजें दिमागों में वो जहर भरती हैं। अगर आप क्रिमिनल डाटा रिकॉर्ड जाके देखें, जितने भी इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं उनमें जिन लोगों ने सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के साथ किया है, 2 चीजें उनमें जरूर पाई गई हैं सभापति महोदय। एक, वो नशे के आदी हैं, हैवी ड्रंकर्ड स्थिति। दूसरा, उनके फोन्स में पोर्नोग्राफिक क्लिप्स और वो सारी चीजें भारी मात्रा में पाई गई हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यदि हमें मानसिकता से लड़ना है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब विशेष प्रकार की वेबसाइट्स देखना, अश्लील वेबसाइट्स देखना, तो ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है, ये इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है। और नशे जैसी चीज को तो एक व्यक्तिगत
स्वतंत्रता मानना चाहिए और कहीं कहीं पर तो सोशल डिग्निटी दी जानी चाहिए। यदि हम इस मानसिकता के साथ चलेंगे तो मेरा मानना है कि हम कभी भी इस चुनौती का सही ढंग से सामना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, एक समस्या यह भी आई है कि जब से जरूरत से ज्यादा ये ऑब्जेक्टिविज्म आ गया है, हम कोई विज्ञापन देखें, तमाम प्रकार की जो प्रस्तुतिकरण है वो देखें तो उसमें हर चीज का ऑब्जेक्टिफिकेशन है। बच्चे का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन है और उसको हम कहते हैं दिस इज अ एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन। यदि हम इस मानसिकता से लड़ना चाहेंगे तो यह सिर्फ राजनीतिक आधार पर संभव नहीं है। इसके लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा और हमारी सरकार, सभापति महोदय, हमारी सरकार तो बच्चों के कल्याण के लिए संकल्पित होने का भाव तो अपने विचार और संस्कार लेके में आती है, क्योंकि हम तो वो हैं जिन्होंने श्री रामलला विराजमान को प्रतिष्ठित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हम तो बालक में भगवान का स्वरूप देखते हैं। यदि आपकी मानसिकता भारतीय संस्कृति की उस मानसिकता से प्रेरित होगी जो बालक में भगवान का स्वरूप देखते, विषय में बोल रहा हूं सर, क्या आप बात कर रहे हैं? ओके डॉक्टर, सुनिए, देखिए मैं कितनी बात कह रहा हूं सभापति महोदय। यहीं पर आप प्रत्यक्ष निर्णय पूरा देश कर सकता है कि जब तक ये बात होती रही कि चाइल्ड मैरिज जारी रहेगी 9, 10, 11, उस पर कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा बच्चे में भगवान देखो तो आपत्ति शुरू हो गई। बच्चे में भगवान देखने की जो मानसिकता है वो हमारी अपना विचार है। और सिर्फ मैं कंक्लूड कर रहा हूं सभापति जी, हम सिर्फ बच्चे में भगवान नहीं देखते सभापति महोदय, हम तो सारा ब्रह्मांड बच्चे में देखते हैं। चाहे हमारे यहाँ एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि भगवान कृष्ण भी जब बाल कृष्ण थे तो उनके मुंह में ब्रह्मांड दिखा था, और भगवान राम जब बालक राम थे तो याद करिए जो हम ये भजन गाते हैं ना, भय प्रकट कपाला, उसमें क्या लाइन है? ब्रह्मांड निकाया। अब देखिए इनको समस्या क्या हुई वो उस लाइन से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, सो मम उर्वासी जग उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। इसका अर्थ जानते क्या है? कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके रोम रोम से बनते हैं वो हमारे, कौशल्या जी कह रही वो हमारे उर में आकर हमारे गर्भ में आप प्रवेश कर गए, ये बड़े बड़े बुद्धिमानों को समझ में नहीं आता है। सुनत धीर मत थिर न रहे, यानी उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है, वो व्यथित हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। वही विचलन आज हमें अपोजिशन में देखना पड़ रहा है। तो मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हम सबको इस विषय के ऊपर ईमानदारी से विचार करना चाहिए। वैधानिक पक्षों पे मोदी जी की सरकार ने जितने सुदृढ़ कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने के लिए कृत संकल्पित हैं, इसके लिए कोई एडिशनल और चेंज करने की वैधानिक आवश्यकता अभी इस समय मुझे नजर नहीं आती है। परंतु मानसिकता के स्तर पर लड़ने की आवश्यकता हमें पूरी नजर आती है और इसके लिए हम सबको वोट बैंक की राजनीति और सियासत नफे नुकसान से ऊपर उठना पड़ेगा। तब हम देखेंगे भारत एक नया स्वरूप ले रहा है। तो भारत के वो बच्चे जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की बात कही है, तो यही बच्चे हैं जो इस अमृत काल के समय में जब वो अंत हो रहा होगा, हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे, तब वो महत्वपूर्ण स्थितियों में जाकर देश का नेतृत्व कर रहे होंगे। यही देश का भविष्य है। तो मैं सिर्फ यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि इन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए मोदी जी की सरकार कृत संकल्पित है और हमारे सामने एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है। वर्तमान में हम सही मानसिकता पे चले तो गौरवशाली था भूत, यानी भूतकाल पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। आई थिंक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस आपने कई मुद्दे उठाए। 669 डिस्ट्रिक्ट्स की हेल्पलाइन आपने बात की, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया बनाने की बात की, ये घिनौने अपराध। आई थिंक डॉक्टर फौजिया खां का ठीक था। आई थिंक सदन सहमत होगा कि हम वो नाम रिकॉर्ड से निकाल देते हैं जो पर्टिकुलर नाम है। तो अब नेक्स्ट स्पीकर इज संजीव अरोड़ा जी फॉर 5 मिनट्स। Thank you, Vice Chairman ji, for giving me time to speak on this important issue, which is important for whole of the nation. First of all,
Dr. Fazia Khan, Dr. Radha Mohan, Shri Jairam Ramesh, Siddhanshu ji, they were all right in their own might and what they spoke, but one thing was common with all the speakers, that they agree lot has been done and more needs to be done to protect the children from this heinous crime. Sir, I rise today to speak in support of the private member bill by Honorable MP Fazia Khan, Protection of Children from Sexual Offences, Amendment Bill 2024, a crucial step forward in ensuring the safety, justice and protection of children from sexual abuse. While the POCSO Act has been a landmark law involving challenges over the years highlighted by various stakeholders, indicate the need for reforms, which this amendment bill seeks to address. Our children are vulnerable, and our duty is to ensure that we are always ahead in protecting them. Now, I had a lengthy speech prepared, but most of the issues have been taken care of. So, in brief, the key provisions and their importance, like ensuring timely production of victims, which is very important, before they get diluted, before other people force upon them that not to go there. Clarity on duty on report cases, which is like who all are responsible, strengthening the role of CWC, introducing of robust compensation framework, all this will help. मैं ये नहीं कहता कि जो पहले लॉ आया था वो बढ़िया नहीं था, जो अब इन्होंने अमेंडमेंट की वो भी अच्छी है, पर और अगर हो जाए तो बेटर ही होगा। अब देखिए, ट्रैफिक लाइट पे जब तक 50 रुपये फ़ाइन था कोई नहीं रुकता था, जब 5000 रुपये फ़ाइन होता है 10,000 2 मीटर पहले रुक जाते हैं। सो मोर दी लॉज आर स्ट्रिक्टर, पीपल टेंड टू बी स्केयर्ड. But one important point is mandatory training and awareness. I request through this speech, anybody who is listening, parents need to be friends. There shouldn't be any strict, they shouldn't be strict with their children. Every parent, every elderly brother, sister, they have right to be friends with the children. And it should be their duty. Because if they are friends, the children will let them know what happened with them. If they are strict, they won't, they will be afraid to tell the truth. Sir, the amendment to section 43 in this amendment mandates regular training for heads and institutionals and staff to ensure they are equipped to recognize signs of abuse and act swiftly. While with parents trusting schools to ensure their children's safety, it is critical that educators and institutional heads are properly trained to respond. And I totally agree to that, and this is really required. Now I have few suggestions. Enhanced digital monitoring and tracking. Leveraging digital tools to monitor the progress of child abuse cases and compensation claims will increase transparency and ensure timely interventions, allowing children to receive the necessary care and support without delay. Public awareness campaigns, which is most important. National campaigns to educate children, parents, and educators about child rights and reporting mechanisms will empower communities to act when abuse is suspected. Strengthening institutional accountability. Schools must face strong penalties for failing to report cases of abuse. One is cases of abuse, one should be suspected cases of abuse. All should be reported immediately. Faster judicial process for child sexual abuse cases. Stronger collaboration with NGOs. Collaborating with child protection NGOs will enhance the effectiveness of the bill's provisions. Criminalization of unauthorized disclosure of identity of victims and their families. In case of heinous crimes, disclosing the identity of the victims or their families without their consent
not only violates their dignity but also subjects them to social stigma. Sir, why are these amendments essential? I have a. Please conclude. I'm sorry, I request for Okay, ji, another please 2 conclude. minutes. Addressing legal ambiguities, the bill clears confusion around reporting obligations and compensation mechanisms, providing greater clarity and better enforcement of POCSO. Victim-centric approach. The bill prioritizes the immediate need of victims, ensuring that financial support is provided without delay and that the child safety is the top priority. Strengthening institutional accountability by criminalizing the failure to report abuse, the bill ensures that institutions take their responsibility to protect children seriously. I think, please conclude. I am concluding, sir. Enhanced implementation. Clear guidelines to police, courts, and legal authorities ensure that the bill's provisions are implemented efficiently and effectively, reducing delays and improving the outcomes of children victims. Honorable Vice Chairman, sir, children are our future and their safety must be our priority. The bill ensures that schools and other institutions fulfill their protective role. By passing this bill, we will ensure that our legal system is more responsive of the needs of child victims, enabling swift action and justice. I urge all members to support the bill and reaffirm our commitment to safety, dignity, and rights of our children. Thank you, Vice Chairman. Thank you. Indeed, I think children are indeed our future and we should be concerned about their safety. Shri Sanjay Yadav ji. Sanjay Yadav ji. A mic, please. इधर वाला Shri Sanjay Yadav ji. सर, इस महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए मैं डॉक्टर फौजिया खान जी का धन्यवाद देता हूं। साथ ही जी जयराम रमेश जी, सुधांशु जी, संजीव अरोड़ा जी सभी ने अपनी इस संवेदनशील मुद्दे पे महत्वपूर्ण बातें रखी। सर, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अपने 1-2 सुझाव जो पहले आ चुके हैं उनके अतिरिक्त अपनी बात रखना चाहूँगा। चूँकि इस जो एग्जिस्टिंग एक्ट है हमारा पॉक्सो एक्ट 2012, इसमें हमें कुछ रिविजिट करने की आवश्यकता है, कुछ इसमें सुधार की आवश्यकताएं हैं, कुछ खामियां हैं। जैसा कि पहले चर्चा हुई बाल पोर्नोग्राफी की, मौजूदा एक्ट में सर बाल पोर्नोग्राफी को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। इसको लेकर बच्चों के यौन शोषण एवं उत्पीड़न के आरोपी को सिद्ध करने और सज़ा देने में काफ़ी कठिनाई हो रही है अभी जो एग्जिस्टिंग एक्ट है, तो इसमें सुधार की गुंजाइश है। दूसरा, लिमिटेड स्कोप ऑफ ऑनलाइन ऑफेंसेस। मौजूदा एक्ट में जो ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं उसमें काफ़ी उसकी व्याख्या की कमी है। ऑनलाइन अपराध आज की वास्तविकता है और इससे बच्चे भी अछूत नहीं हैं। चैटिंग, सोशल मीडिया एवं अन्य वेबसाइटों के माध्यम से अपराधी बच्चों को निशाना बनाते हैं और उनके साथ अपराध करते हैं। हाल ही में देखा गया कि किस प्रकार एक पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है जिन्होंने संगठित रूप से हजारों ब्रिटिश बच्चों को किस प्रकार उनका यौन उत्पीड़न किया। इसकी शुरुआत बहुत से बच्चों को सोशल मीडिया साइट एवं चैटिंग के माध्यम से उनको निशाना बनाते हुए उनको अपने साथ जोड़ा, फिर बाद में उनका बलात्कार किया गया और संगठित रूप से उनको ब्लैकमेल किया गया। कि 1997 से लेकर 2014 तक पाकिस्तानी मूल के जो लोग ब्रिटेन में रह रहे थे उन्होंने 1400 श्वेत लड़कियों के साथ बलात्कार किया। हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि क्यों ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल की कम आयु के बच्चों के लिए अपने देश में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अतः ये ज़रूरी है कि पॉक्सो एक्ट 2012 में बच्चों के साथ ऑनलाइन होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की व्याख्या की जाए और उनसे बच्चों की सुरक्षा के उपाय की जाए। साथ ही साथ इस एक्ट में पॉक्सो एक्ट 2012 में पीड़ित के लिए न्याय प्रक्रिया एवं उसके बाद के पुनर्वास, उनके आगे की शिक्षा, मानसिक
स्वास्थ्य और समाज में समावेश के उपाय के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश और क्षतिपूर्ति कॉम्पनसेशन के विस्तृत उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल दोषियों को सजा दिलवाना ही कानून का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पीड़ितों को पुनः समाज में पूर्ण रूप से सहसम्मान सक्षमता से वापस लाना भी कानून का उद्देश्य होना चाहिए। और अधिकांश देखने में आया है कि पॉक्सो एक्ट जो यौन उत्पीड़न होता है बच्चों को, अधिकांश उनमें कमज़ोर वर्गों के बच्चे होते हैं। उन्हीं में कमज़ोर वर्गों के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा अपराध, हिंसा और यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं। सब ने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में कैसी भयावह घटना हुई। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, जिसमें सैकड़ों बच्चियों और बच्चों के साथ वो अपराध हुआ। ऐसे परिवारों के पास इतने संसाधन नहीं होते महोदय कि वो लंबी कानूनी प्रक्रिया में अपने बच्चों का साथ दे सकें। अक्सर ऐसे ही कमज़ोर और गरीब परिवारों के बच्चों को देखकर ही अपराधी अपराध करने और अपराध करने के बाद पीड़ित परिवार को डराने का दुस्साहस कर पाते हैं। ऐसे कमज़ोर वर्गों के परिवारों के लिए कानूनी प्रक्रिया के दौरान आर्थिक मदद अति आवश्यक है तथा न्याय मिलने के बाद भी अपराध की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उनके पुनर्वास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि को कानून बनाकर आर्थिक सुनिश्चित करना चाहिए। तो सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय यही हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि निर्भया कांड के बाद देश में एक सकारात्मक पहल हुई सरकार की तरफ से, लेकिन इसमें खाली सरकार ही नहीं, हमें समाज को भी संवेदनशील करने की आवश्यकता है, व्यापक जागरूकता प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। Members, the time allotted for the private members legislation is now coming to an end. Further discussion on the bill shall subsequently be resumed on the next allotted day. और I think ऐसे मुद्दों पे हमें unanimously discussion करना चाहिए, cutting across the party line. Now we will take up the special